एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट सीख। मेरा नाम है प्रीति वैष्णव और आज हम करने वाले हैं एमएच सेट सीरीज का जो हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया है उसका पार्ट 2। सो हमने 25 क्वेश्चंस पिछली बार किए थे, आज हम 26 टू 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे हर एक चीज से। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच किंगडम्स वर डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड अकॉर्डिंग टू एइल-होल प्रशस्ति। ठीक है, सो एइल-होल प्रशस्ति मैंने आपको पहले भी समझाया है कि प्रशस्ति माने की क्या। प्रशस्ति माने की कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे प्रशंसा हो रही है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम पुलकेशिन सेकंड की प्रशंसा की बात कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे किंगडम्स है जिसको पुलकेशिन सेकंड ने हराया है। ठीक है, वर डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रशस्ति, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कदम्बास, पल्लवा एंड गंगा। ओके, तो ये कुछ डायनेस्टीज है जिनको इन्होंने हराया है या किंगडम्स है जिनको इन्होंने हराया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाई इज कुलोटुंगा चोला कॉल्ड एज सुगम तवित्र चोला। ठीक है, इनको क्यों सुगम तवित्रीय चोला बोला जाता है, कुलोटुंगा चोला को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि राजा अलग अलग टाइटल्स लिया करते थे, ठीक है, या उनको टाइटल्स दिया जाता था। ठीक है, तो इनको ये सुगम तवित्र चोला ये जो टाइटल है इनको इसलिए दिया जाता है बिकॉज इन्होंने टैक्सेस, काफी सारे टैक्सेस को अबॉलिश किया था, कस्टम टैक्सेस। ओके, सो ही अबॉलिश कस्टम टैक्सेस, इसकी वजह से इनको ये टाइटल दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि और कौन से चोला किंग्स है और क्या उनके टाइटल्स है। ठीक है, और क्या उनके रिमार्क्स है, ताकि उनको वो चीजें दी गई है टाइटल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चोला किंग्स है। एक ही टेबल से आपके काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी रेडी हो सकते हैं, काफी कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले विजयाला चोला है। ठीक है, इन्होंने तो एस्टेब्लिश ही किया है, सो फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोला डायनेस्टी, कैप्चर्ड तंजावर। ठीक है, सो तंजावर को कैप्चर किया। इनका टाइटल है पराकेसरी। ओके, पराकेसरी इनका टाइटल है। रेन भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। आदित्य वन, ठीक है, नेक्स्ट है आपके आदित्य वन। इनको हम कोदंडरमा, वीरा पांडियन एंड थलाईकोंडा भी बोला जाता है। ठीक है, सो ही डिफीटेड द पांड्यन किंग वरगुनावर्मन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है परांतका वन, सो मदुराई कोंडा एंड वीर नारायण इनको बोला जाता है। ही एक्सटेंडेड चोला टेरिटरी एंड डिफीटेड पांड्यास। नेक्स्ट है राजा राजा वन। ओके, राजा राजा केसरी, शिवापदा सेकरा एंड मुमडी चोला इनको बोला जाता है। ही बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल एंड एक्सपांडेड इनटू श्रीलंका एंड डेक्कन। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल का मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, कांचीपुरम वाला अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन था कि कांचीपुरम में इनमें से क्या नहीं है, तो बृहदेश्वर टेम्पल कांचीपुरम का नहीं है। सो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बृहदेश्वर टेम्पल आपका तंजौर में लोकेटेड है। ओके, सो इन्होंने बनाया है, राजा राजा वन ने वो टेम्पल यहाँ पे बनाया था। देन राजेंद्र वन, सो इनको गंगाईकोंडा चोला बोला जाता है, मुमुडी चोला एंड कदरम कोंडा इनको बोला जाता है। ठीक है, सो क्यों गंगाईकोंडा चोला इनको बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने गंगा वाला जो रीजन है, बंगाल के आसपास का जो रीजन है वो इन्होंने कैप्चर किया। श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया भी इन्होंने कैप्चर किया है। राजा धीराज वन, ओके, जयमकोंडा चोला, ही डाइड इन बैटल अगेंस्ट वेस्टर्न चालुक्यस। ठीक है, देन राजेंद्र सेकेंड विक्रम चोला इनको बोला जाता है, डिफीटेड वेस्टर्न चालुक्यस एंड कंटिन्यूड एक्सपांशन। ओके, विराजेंद्र, सो इनको हम त्याग समुद्र के नाम से जानते हैं, एंड ही स्ट्रेंथेंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। ओके, उसके बाद में कुलोटुंगा वन, अभी हमने इनका देखा। ओके, सो सुंगम तवित्र चोला अबॉलिश द टैक्सेस एंड स्ट्रेंथन ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अभी हमने एक और कल पढ़ा था कि आपके 72 डेलीगेट्स किसने भेजे थे चाइना में, है ना, तो वो भी आपका कुलोटुंगा ही उसका आंसर था। फिर राजा राजा सेकेंड, ओके, सो राज केसरी, पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ओके, देन कुलोटुंगा थर्ड, ओके, सो त्रिभुवन चक्रवर्ती, लास्ट पावरफुल चोला रूलर आप इनको बोल सकते हो। राजा राजा थर्ड, ओके, सो पंडिता चोला इनको बोला जाता है, एंड इनके टाइम फ्रेम से आप बोल सकते हो कि एक चोला एम्पायर का आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। देन राजेंद्र थ्री, विजेंद्र वीरा राजेंद्र चोला इनको बोला जाता है। ओके, ही इज द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी एंड डिफीटेड बाय पांड्यास। ठीक है, सो पांड्यास आते हैं और इनको हरा के अपना रूल एस्टेब्लिश वहां पे कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको इस सेट में मतलब कि माने कि 26 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको चोला
किंगडम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली अगर हम साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे चोला किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। ओके, सो द असेंबली इन चोला किंगडम दैट लुक्ड आफ्टर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेजेस ऑक्यूपाइड बाय फार्मर वाज कॉल्ड एज डैश। ठीक है, सो चोला किंगडम से ही अगेन आपके टर्म्स एंड मीनिंग्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको बोला जाता था उर। ओके, सो ऐसे बेसिकली जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इन द विलेज ऑक्यूपाइड बाय द फार्मर्स, सो जो विलेज ऐसा जो फार्मर्स के द्वारा फार्मर्स वहां पे रह रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेगा उसको हम बोलेंगे उर। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आंसर नंबर सी, उर। ठीक है, इसी के साथ कुछ और टर्म्स एंड मीनिंग्स देख लेते हैं ताकि चोला एम्पायर में से अगर कुछ भी आए तो आपको इसमें डिफिकल्टी ना हो। ओके, सो नेक्स्ट है आपका उत्तरा मेरूर, अ विलेज नोन फॉर इट्स सेल्फ गवर्निंग असेंबली सभा अंडर द चोलास। ओके, सो देन चोला एंड असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। ठीक है, जिसको लैंड ब्रह्मदेया बोलते हैं, अभी हम आगे टाइप्स ऑफ लैंड में देखेंगे। उर अभी हमने देखा विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ नॉन ब्राह्मण लैंड होल्डर्स एंड पीजेंट्स, बेसिकली फार्मर्स। ओके, देन छेरी सेटलमेंट ऑफ लोअर कास्ट कम्युनिटीज। नाडू टेरिटोरियल division consisting of several villages. Okay, Mandalam, a province of larger administrative division. Then वलनाडु, सब डिविजन ऑफ मंडलम। ओके, सो ये बेसिकली इनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। राजाधिराज जो आपका सुप्रीम एम्परर या किंग रहेगा उसको राजाधिराज भी टाइटल दिया जाता था। ओके, पेरुंदनम, ओके, सो लार्ज रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये आपका जो टैक्सेशन हैंडल करेगा। एरी वरियम, अ कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। वरियम स्पेशलाइज्ड कमिटी इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ओके, लाइक फाइनेंस, टेम्पल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें ये देखेंगे। Kudumbu, okay, a unit of residential settlement within a village, and Kadagam, okay, a district or administrative unit. इसके अलावा पट्टिनम, ओके, अ टर्म फॉर अ पोर्ट टाउन सिटी एंगेज्ड इन ट्रेड। ओके, नगरम ऑफ कोर्स, जहाँ पे नगर किसको बोलते हैं हम, एक टाउन। ओके, सो बेसिकली अ टाउन जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही है, सो ट्रेड्स एंड मर्चेंट्स। करणम, अ विलेज और नाडू अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ओके, दंड नायका मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है, और कमांडर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखो, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करोगे तो दंड तो मिलेगा, दंड माने की पनिशमेंट है ना, सो दंड नायका का वही काम है। सेनापति ऑफ कोर्स हेड ऑफ द आर्मी। अंता रलया, ओके, सो अ टर्म यूज्ड फॉर टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास। ओके, एंड मुदाली, हाई रैंकिंग ऑफिसर और सुपरवाइजर इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो ये पूरा लिस्ट आपके सेट के साथ साथ नेट एग्जाम के लिए भी काम आ सकता है, बिकॉज नेट एग्जाम में ऐसे ही कहीं से एक बहुत ही डिफिकल्ट सा टर्म आपको दे देंगे कि इसका मीनिंग क्या है या व्हाट दिस पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है आप। ठीक है, यहाँ एक आप चीज ये नोट कर लीजिए कि खाली आप इसका एक लिस्ट बना के रखो अपने सामने, दिन में एक बार जस्ट गो थ्रू दैट लिस्ट। थोड़े दिन में आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको उन टर्म्स के मीनिंग याद हो गए हैं। ओके, आपको ऐसे बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप रोज खाली उसको देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो, थोड़े दिन में आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज इरिपत्ती। ओके, अभी देखो वापिस एक टर्म है जो चोला एम्पायर से लिया गया है। ठीक है, कि इरिपत्ती क्या होता है। सो बेसिकली अभी हमें ऑप्शंस देख के ये तो चीज समझ ली है कि ये एक टाइप ऑफ लैंड है। अब क्या टाइप ऑफ लैंड है, तो ये है लैंड अंडर रिजर्वायर्स। ओके, सो ये है आपका लैंड अंडर रिजर्वायर्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ लैंड्स हुआ करते थे इन चोला एम्पायर। ठीक है, ब्रह्मदेया जो ब्राह्मण्स को डोनेट किया जाता था। ओके, देवदाना, ठीक है, जो टेम्पल्स को डोनेट किया जाता था। शाल भोगा जो स्कूल्स, शाला, पाठशाला बोलते हैं ना हम, तो शाल भोगा माने कि जो स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिया हुआ है। ओके, पलिचंदम, ओके, जो बुद्धिस्ट या जैन मोनेस्ट्रीज को दिया हुआ है। ओके, विलन वेगाई नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स। ओके, एरिपत्ती अभी हमने देखा जो लैंड सेट असाइड फॉर इरिगेशन पर्पस। ओके, देन थिरुविदयतम, लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स ऑफन कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स विद रेवेन्यू बेनिफिटिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो वहां पे कल्टीवेशन भी होगा बट उसमें से जो रेवेन्यू आएगा वो रिलीजन इंस्टीट्यूशन के लिए काम आएगी। कनी, लैंड बाय इंडिविजुअल्स और फैमिलीज। ओके, विद्याधान, विद्याधना, लैंड ग्रांटेड फॉर एजुकेशन पर्पस सपोर्टिंग स्कॉलर्स एंड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, नाम से ही आप ये चीज पता कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये शाल होगा फॉर मेंटेनेंस है। ठीक है, और यहाँ पे ये बनाने के लिए दी हुई है। देन नल्लूर,
So fertile land under active cultivation producing high agricultural yield, and Peru pasture land designed for cattle grazing, okay, and Maniam tax free land granted to officials or military officers in recognition of their services, okay. So ये कुछ terms है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा. Now, next coming to which statement about Kailash Nath temple constructed by Narasimhavarman II is incorrect. Okay, तो कैलाश नाथ टेम्पल के बारे में पूछ रहा है जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने कंस्ट्रक्ट किया है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है. ओके, सो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और बाद में देखेंगे कि क्या इसमें से करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है. ओके, सो अगर हम देखें कि कैलाश नाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड एट कांचीपुरम. The construction was an indication of the rising influence on Buddhism on the state. This was a victory symbol of a long drawn war for the king, and there was a mixture of different artistic styles. ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे illogical जो चीज कही गई है वो है आपका बुद्धिज्म का. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाज इंडिकेशन ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन द स्टेट, ये यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है. बाकी के सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है. देखते हैं इस टेम्पल के बारे में और थोड़ा सा नरसिम्हा वर्मन सेकंड के बारे में. ओके, नरसिम्हा वर्मन सेकंड आल्सो नोन एज राजसिम्हा built the Kailash Nath temple. ओके, यहाँ पे ये एन होना चाहिए था. built the Kailash Nath temple in Kanchipuram around 700 CE. The temple is considered the greatest architectural achievement of the Pallava period. ठीक है, तो पल्लवा पीरियड की अगर हम बात करें तो पल्लवा पीरियड का ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आपको बोला जाता है. कुछ टेम्पल के फीचर्स और जान लेते हैं. सो द टेम्पल इज लोकेटेड on the Vedavati river. Okay, it is the largest sandstone temple in the world. Okay, so sandstone की अगर हम बात करें एक टाइप ऑफ पत्थर होता है आपका, so उसमें ये लार्जेस्ट आपका टेम्पल है. The temple's foundation is made up of granite. Okay, so granite से इसका फाउंडेशन बनाया हुआ है. Main shrine is called Rajsimheswara. Okay, and the temple also has smaller shrines commissioned by Narasimhavarman II's महारानी रंग पतका. ओके, सो इनकी वाइफ ने भी उसको कुछ उसमें कमीशंस मतलब करवाए हैं, एडिशंस करवाए हैं. एंड द टेम्पल हैज अ फ्रंटल श्राइन कॉल्ड महेंद्र स्वरा. ओके, कमीशन्ड बाय नरसिम्हा वर्मन सन महेंद्र वर्मन III. ओके, सो तीनों ने भी यहाँ पे कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन किया है. ओके, कुछ कंट्रीब्यूशन नरसिम्हा वर्मन ने भी दिया है, कुछ कंट्रीब्यूशन आपके इनके वाइफ ने भी एक कुछ करवाया है और इनके बेटे ने भी वहां पे कुछ करवाया है. ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन. ओके, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है अभी ये तो. ऑन द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक his dash इल्तुतमिश was selected as सुल्तान. ओके, तो रिलेशन बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का क्या रिलेशन है. ओके, सो एकदम बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन. यहाँ पे ये इनके दामाद है, दैट इज सन इन लॉ. ओके, सो सन इन लॉ यहाँ पे आपके नेक्स्ट इनके इल्तुतमिश बन जाते हैं नेक्स्ट किंग, दिल्ली सल्तनत के. The founder of Sayyid dynasty, okay, खिज्र खान was the native of dash. Okay, तो यहाँ बताया जा रहा है कि खिज्र खान कहाँ के मूल निवासी थे. ठीक है, तो वो मूल निवासी यहाँ पे मुल्तान के थे. ओके, सो खिज्र खान was basically from मुल्तान who established सैयद dynasty. ओके, सो यहाँ पे आपका दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है बेसिकली. ओके, सो दिल्ली सल्तनत में आपको पता है 5 मेजर डायनेस्टीज ने वहां पे रूल किया है. ओके, स्लेव डायनेस्टी, देन आपका है खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी. ओके, आई होप आप लोगों को ये पांचों चीजें पता होगी. नाउ कमिंग टू यहाँ एक बुक की बात हो रही है कि रोबर्ट सेविल्स की जो बुक है, ओके, ऑफ फॉरगॉटन एम्पायर इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन डैश सोर्सेस. ठीक है, सो कौन से सोर्सेस पे ये बुक आधारित है. तो अगर हम इनको बात करें कि ये बुक पहले तो है किस चीज की, सो फॉरगॉटन एम्पायर, ये जो रॉबर्ट सेविल्स की बुक है ये बात करती है विजयनगर एम्पायर के बारे में. ओके, सो ये विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो यहाँ आप ऑप्शन में से ही इसको देख सकते हो कि विजयनगर एम्पायर ने दो लैंग्वेजेस को बहुत ही ज्यादा महत्वता दी थी, वो थी आपकी संस्कृत एंड तेलुगु. ओके, सो इनडायरेक्टली नो डाउट इसमें कि आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत एंड तेलुगु. Who completed the construction of बीबी का मकबरा. ओके, सो बीबी का मकबरा किसने बनवाया है. सो बीबी का मकबरा आपका आज जो मॉडर्न डे छत्रपति संभाजी नगर है वहां पे ये आपका मौजूद है. ठीक है, सो वहां ये कंस्ट्रक्शन जो करवाया है ये करवाया है औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने. ओके, औरंगजेब के जो बेटे थे आजम शाह, ये इसका एक कॉपी
पुअर कॉपी ऑफ ताजमहल आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ताजमहल को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की गई थी बीबी ऑफ मकबरा में। सो ये कॉपी ही एक समझ लो ताजमहल का, जो आजम शाह ने यहाँ पे बनवाया था अपनी मम्मी के लिए। ओके, नेक्स्ट कर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सतीश चंद्र व्हाट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्परर जहांगीर एंड शाहजहां। ठीक है, सो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे शाहजहां, सतीश चंद्र के अकॉर्डिंग, तो शाहजहां और एम्परर जहांगीर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि बाकी के ऑप्शन सारे ही बेतुके ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, शाहजहां वॉज जहांगीर स्टेपसन, नहीं। Shahjahan was always sought the backing of Noor Jahan and Shahjahan was insolent by nature. Okay, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, दैट इज नो रूलर कुड अफोर्ड टू अलाउ अ नोबल और अ प्रिंस टू बिकम टू पावरफुल। ओके, जहांगीर के रहते हुए शाहजहां ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, इसलिए इनके ये रीजन था कि दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन चल रही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका थोड़ा सा मराठास का स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ सेट एग्जाम में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक ये कोई टॉपिक पकड़ते हैं, उसी के ऊपर आपको लगातार 5-6 क्वेश्चन रहेंगे और फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ पे अगर हम अभी आते हैं मराठास, ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन मराठास के फाउंडर्स के ऊपर है। सो द कैवेलरी स्ट्रेंथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज अकॉर्डिंग टू सब्बासद बकर was dash Pagas and dash Shilidar at the time of his death in 1680. ओके, तो यहाँ शिवाजी महाराज के पागाज और शिलेदार की बात हो रही है। ठीक है, कि उनके डेथ के समय पे ये नंबर जो है ये कितना था। ओके, सो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, एज सच इसमें कुछ दिमाग लगाने वाले काम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 45,000 पागाज एंड 60,000 शिलेदार। ओके, सो ये थे शिवाजी महाराज का एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू सब्बासद बख्तर। Now, which contemporary Marathi poet described the attacking spirit, that is Parakram of Queen Tarabai against Aurangzeb as Dilli Zali Diwani, दिल्ली साचे गेले पानी, ताराबाई राम रानी, भद्रकाली, कोपाली। ओके, तो ये कौन से मराठी पोएट है जो ताराबाई के फाइटिंग स्पिरिट को या अटैकिंग स्पिरिट को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली ताराबाई आपके राजाराम महाराज की वाइफ है। ओके, सो महारानी ताराबाई ने काफी अच्छे से संभाला और स्वराज्य को बरकरार रखा औरंगजेब के खिलाफ। ओके, सो ये उन्हीं की प्रेस करते हुए ये कुछ लाइंस लिखी हुई है, तो आपको बताना है कि ये लाइंस किसने लिखी है। ओके, सो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, तो ये लाइन आपके लिखी है गोविंद ने। ओके, ये लाइन लिखी है आपके गोविंद ने। नो, नेक्स्ट यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइल एस्केपिंग एंड रिटर्निंग फ्रॉम आगरा टू राजगढ़ हु वाज नॉट विद संभाजी राजे। ओके, सो आगरा आगरा में कैद हुई थी इनको और शिवाजी महाराज को। ओके, सो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम आगरा टू राजगढ़, तो जब ये लोग वापस आ रहे थे आगरा से राजगढ़, तो संभाजी महाराज के साथ यहाँ पे कौन नहीं था। ओके, वो आपको बताना है कि कौन नहीं था। ओके, सो यहाँ पे जो व्यक्ति इनके साथ इनको अकम्पेन नहीं कर रहे थे वो थे रामचंद्र पंत। ओके, वो थे रामचंद्र पंत। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखो, अभी आपको कोई नहीं पूछेगा कि शिवाजी महाराज और संभाजी राजे आगरा क्यों गए थे, सबको मालूम है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी, उसके बाद वो वहां पे गए थे, उसके बाद उनको वहां पे धोखे से कैद कर लिया गया, फिर वो कहाँ कैसे महल से निकल के आए। ये बहुत ही बेसिक सा बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो इसी उसी इवेंट को थोड़ा सा एक लेवल तक जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपको, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो रामचंद्र पंत यहाँ पे उनके साथ नहीं थे। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ रक्षा राक्षस भुवन। ओके, राक्षस भुवन इन 1763 वाज फॉट बिटवीन। ठीक है, सो राक्षस भुवन का बैटल किसके किसके बीच में लड़ा गया ये आपको बताना है। ओके, सो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आपको इतना भी पता हो कि इस समय आपके 1763 की बात हो रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पे पेशवा रूल स्टार्ट हो गया है ना। सो यहाँ पे उस समय के जो पेशवा रहेंगे वही यहाँ पे आएंगे, है ना। सिर्फ देखो अभी टीपू सुल्तान का यहाँ पे कोई ये नहीं है। संभाजी महाराज का रेन फ्रॉम 1681 टू 1689 का है। ठीक है, एंड औरंगजेब भी इस समय नहीं है, औरंगजेब डाइड इन 1707। तो ये भी आप ऑप्शन यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। शाहू महाराज भी नहीं आएंगे, शाहू महाराज डाइड इन 1749। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। सो लॉजिकल जो पेशवा 1763 में थे वो माधवराव पेशवा थे। नाना साहेब की डेथ के बाद में माधवराव पेशवा बनते हैं। ठीक है, और उनके
टाइम फ्रेम पे जो हम बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत होता है अब्दाली के विरुद्ध में, ओके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो वहां पे जो मराठे हार जाते हैं तो उसका जो जो रिकवरी होता है उस हार से, वो माधवराव पेशवा के अंडर होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली ये जो बैटल है रक्षस भुवन का, ये 1763 में माधवराव पेशवा और निजाम के बीच में लड़ा गया। ओके, सो यहाँ पे तो आप एलिमिनेट करके भी यहाँ तक पहुंच सकते थे अगर आपको ईयर्स क्लियर हो तो, कि कहाँ ईयर है। 1763 की बात हो रही है तो ऊपर वाले इंसान तो इस समय है भी नहीं। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग की यहाँ पे बात हो रही है। एक तरफ हिस्टोरियंस दिए हुए, दूसरी तरफ उनके काम दिए हुए हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ज्यादा भी क्या ही दिमाग लगाएंगे, एलिमिनेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको आता है तो ही आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, दैट इज ए का 4 है। ओके, ए का 4 है। ओके, दैट इज GH खरे मूर्ति विज्ञान। ओके, बी का 3 है। ओके, बी का 3 सदाशिव आठवले इतिहासाचे तत्वज्ञान। ओके, एंड सी का सेकंड है वी के रजवाड़े का आपका मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। ओके, एंड डी का आपके 1 है सेतु माधवराव पागड़ी मराठे व औरंगजेब। ओके, तो ये आपका यहाँ पे सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते टाइम आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके, बुक्स एंड ऑथर्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर सेट के एग्जाम में इतना बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस नहीं है, बट नेट में आपको ये काफी देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे कम से कम आपको 2-3 मैच द फॉलोइंग देखने के लिए मिल जाएंगे बुक्स एंड ऑथर्स पे। ओके, सो बुक्स एंड ऑथर्स का आपको सिंपल एक लिस्ट बनाना है। जितनी बार आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिंपल उसमें से आप लिस्ट बनाते जाओ और आपका लिस्ट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इब्न बतूता की बात हो रही है। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ इब्न बतूता अबाउट मैंगो इज नॉट ट्रू। ओके, सो ट्रू क्या नहीं है, इसमें से क्या सही नहीं है। ठीक है, अब मैं तो बोलूं छोड़ो इब्न बतूता को, आप खुद भी पढ़ोगे तो भी इसमें से दिमाग लगा लोगे। ठीक है, सो मैंगो वाज द साइज ऑफ अ लार्ज पेयर। ठीक है, सो पेयर के बरोबर का साइज इसका होता है। ओके, यस, सो मैंगो वाज एंटायरली ग्रोन बाय सीडिंग। ओके, बिना सीड के मैंगो कैसे उगाओगे। ठीक है, सो पीपल एट मैंगो बाय कटिंग इट विद नाइफ और सिंपली सक इट। ठीक है, सो मैंगो को आप चाकू से काट के भी खा सकते हो या डायरेक्टली भी सक करके भी खा सकते हो। सो सबसे इलॉजिकल ऑप्शन इसमें है मैंगो वाज एंटायरली ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग। ओके, सो ये नॉट करेक्ट है, तो आपका वही आंसर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। Who shifted the capital of Delhi Sultanate from Delhi to Agra? Okay, दिल्ली से आगरा किसने शिफ्ट किया? दिल्ली टू दौलताबाद का तो सबने सुना होगा, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली से आगरा किसने शिफ्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिल्ली से आगरा जिसने कैपिटल शिफ्ट किया है वो है आपके सिकंदर लोदी। ओके, सो सिकंदर लोदी, लोदी डायनेस्टी के एक महान शासक है। ठीक है, तो उन्होंने आपके दिल्ली से आगरा इस कैपिटल को शिफ्ट किया था। नाउ कमिंग टू विजयनगर गोल्ड कॉइन। ठीक है, सो विजयनगर गोल्ड कॉइन हनुमंतराई वराहा इज एसोसिएटेड विद। ओके, सो हनुमंत राई वराहा ये जो गोल्ड कॉइन है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ओके, सो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो ये आपका किष्किंधा के साथ एसोसिएटेड है। ओके, सो ऑफ कोर्स ये सारे ही समवेयर और दी अदर ये चारों ही प्लेसेस हनुमान जी से रिलेटेड है। ओके, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका हो जाएगा वो है किष्किंधा। फिर पूछ रहा है नाना देसाई पर, अगेन टर्म्स के ऊपर है कि नाना देसाई कौन थे। ओके, सो नाना देसाई यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड्स हुआ करते थे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू आईन अकबरी द फाइन मसलिन वाज मैन्युफैक्चर्ड इन। ठीक है, आईन अकबरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मसलिन जो एक टाइप ऑफ क्लॉथ होता है, बहुत ही है ना मुलायम सा एक कपड़ा होता है, वो कहाँ का सबसे बेस्ट हुआ करता था। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने कभी मसलिन एंड सिल्क के बारे में पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होगा सोनार गांव जो बांग्लादेश में है वहां का मसलिन बहुत ही फाइन क्वालिटी का मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, आंसर नंबर सी। Now, why did Akbar not respond to Abdullah Khan Uzbek's appeal of joint attack on Iran? ठीक है, so अब्दुल्ला खान उज्बेक अकबर को एक अपील भेजते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलके ईरान के ऊपर ज्वाइंट अटैक कर देते हैं। अकबर इसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वापस। ठीक है, अब क्यों नहीं देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं वापस, आप ऑप्शंस को पढ़ के ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, अकबर हैड मैट्रिमोनियल रिलेशन विद द शाह ऑफ ईरान। ठीक है, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, अब्दुल्ला खान उज्बेक वाज नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं।
एंड प्रपोजल ऑफ अब्दुल्ला खान उज़्बेक कुड नॉट फुलफिल अकबर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ टेरिटोरियल गेन। ठीक है, तो ऐसा था कि भाई अब्दुल्ला खान के जो ये मंसूबे है ये अकबर को ये कुछ काम नहीं आने वाले। ठीक है, और अभी फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ो। अ स्ट्रॉन्ग ईरान वाज एसेंशियल टू कीप द रेस्ट लेस उज़्बेक्स इन देयर प्लेस। ठीक है, तो अकबर को पता थी ये चीज कि अगर ईरान स्ट्रॉन्ग है तो ईरान के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उज़्बेक्स अपने काबू में है, मतलब वो अपना अपनी जगह पे वो है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अकबर वॉज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। अकबर ने सोचा रहेगा कि क्यों मैं अपनी आर्मी भेजूं भाई इधर इतना दूर तक लड़ने के लिए, और एट द एंड उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा। ओके, सो अकबर ने बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे इस मंसूबे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, एंड दस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। ड्यूरिंग विच पीरियड सूरत वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से पीरियड से लेके कौन से पीरियड तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो सूरत रहा। ठीक है, सो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको यहाँ पे जानकारी हो। सो 1612 में आए थे। ठीक है, 1612 में उन्होंने सूरत को फैक्ट्री लगाई। ओके, एंड वहीं पे आप अगर ये दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, so ये दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं, ये दो आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1612 से लेके 1674। ओके, तो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम तक इनके पास सूरत इनका हेडक्वार्टर था। ओके, देखो सूरत एक व्यापार का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। ओके, फॉर मुगल्स एज वेल एज फॉर ब्रिटिशर्स। ओके, बाद में शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत पे रेड किया। ओके, ऑफ कोर्स बिकॉज मुगलों ने यहीं का सब पैसा वहां ले जाके जमा किया हुआ था, तो शिवाजी महाराज ने वो सारे पैसे वहां से लेके आए। तो ऐसे करते करते सूरत का जो एक था ना कि वो बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेंटर है, मर्चेंट्स ने आना छोड़ दिया, गिल्ड्स ने आना छोड़ दिया, कि जहाँ पे इतना टेंशन वाला माहौल होता है वहां कोई व्यापार नहीं कर सकता। और तब तक बॉम्बे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट डेवलप हो रहा था, बहुत ही स्ट्रांगली उभर रहा था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। तो इनको ये यहाँ से शिफ्ट हटा के ये लोग बॉम्बे अपना कैपिटल बना देते हैं। ओके, इनका अलग जोन में चले जाता है चीजें। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज नॉट अ क्लॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ 1636 बिटवीन द मुगल्स एंड गोलकोंडा। ओके, सो गोलकोंडा की यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें से क्या ऐसी चीज है जो ट्रीटी साइन करते हुए क्लॉज नहीं थी। ओके, सो उस समय मुगल बादशाह शाहजहां थे। ओके, और कुतुब शाह वहां पे एक गोलकोंडा में रूल कर रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें से क्या क्लॉज नहीं था। ठीक है, सो ये इसमें से डी वाला जो है ये आपका क्लॉज नहीं था, दैट कुतुब शाह एग्रीड टू सरेंडर मीर जुमला टू औरंगजेब। ओके, बाकी सब देखो तो बाकी सब लॉजिकली भी बातें हैं। ओके, शाहजहां कुतुब शाह एग्रीड टू इंक्लूड द नेम ऑफ शाहजहां इन द कुतबा। ओके, शाहजहां ऑफ कोर्स कुतुब शाह यहाँ पे हार मान रहे हैं तो शाहजहां का नाम वो कुतबा में ऐड करेंगे। कुतुब शाह एग्रीड टू एक्सक्लूड द नेम ऑफ ईरानियन एम्परर फ्रॉम द कुतबा। ऑफ कोर्स अब शाहजहां का नाम ऐड हो रहा है तो ईरानियन एम्परर का यहाँ पे क्या काम, उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा। एंड कुतुब शाह ने ये भी बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। ठीक है, तो ये तो तीनों भी बातें एकदम फैक्ट है और ये होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। Which contemporary source described the severity of the great famines from 1630 to 31 in the following words? Grain has become costly and the gold is cheaper than grain. ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि धान्य जो है या अनाज जो है वो ज्यादा कॉस्टली हो गया है, गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली हो गया है। ठीक है, फेमाइन आ गया था बेसिकली 1630 से 31 तक। ठीक है, तो इसलिए वो कि कौन है इसमें से जो कौन सा ऐसा कंटेम्प्रेरी सोर्स है जो इसको ऐसा डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सो शिव भारत ये जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है वो इसको इस समय डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following statement about Maratha administration is not correct? Okay, so यहाँ पे कौन सा मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, so यहाँ पे पाटिल was officer at village level, yes. Pate was an urban center having non-agricultural professionals, yes. Okay, Hisar were existing or erstwhile forts. Okay, and Chaugula was officer at Pargana level, नहीं, चौगुला परगना लेवल के ऑफिसर नहीं थे। ओके, सो यहाँ पे डी ऑप्शन ऐसा है जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव का करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है। ओके, तो उसी में हम देख लेते हैं कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के भी हम कुछ टर्म्स एंड मीनिंग्स उनके देख लेते हैं, जैसे हमने चोलास का देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे छत्रपति जो सुप्रीम किंग रहेंगे। ओके,
पेशवा जो उनके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अष्टप्रधान जो 8 मिनिस्टर्स का एक काउंसिल शिवाजी महाराज ने बनाया था वो रहेगा, ओके। सर सूबेदार, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर रिस्पांसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम वहां से करेंगे। सूबा यानी कि प्रोविंस, एक प्रोविंस बनाएंगे, ओके। सो सूबेदार के अंदर वो हुआ करता था। प्रांत माने कि डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो सूबा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वो। उसके बाद में परगना, और सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ओके। जैसे आज भी होता है आपके, बहुत सारे तहसील मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बन के एक स्टेट बनता है, ओके, वैसे ही। फिर गांव माने कि विलेज, ओके। मामलतदार एंड ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो, यानी कि परगना लेवल पे, प्रांत लेवल पे, परगना नहीं, प्रांत लेवल पे जो ऑफिसर कलेक्ट करेगा रेवेन्यू, उसको हम मामलतदार मामलतदार बोलेंगे। देशमुख, लोकल चीफ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। देश पांडे, अगेन मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। कारकुन्स, क्लर्क्स हुआ करते थे या अकाउंटेंट्स बोल सकते हो। सरनोबत, कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी, ओके। सेनापति, मिलिट्री जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर स्ट्रेटेजीज एंड डिफेंस। शिलेदार, कैवेलरी ऑफिसर है हु प्रोवाइडेड ट्रूप्स फॉर मिलिट्री कैंपेन्स। जमादार, ठीक है, लो रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स, ओके। Fourth, 1/4 of the revenue collected from non-Maratha territories in return for protection. Okay. सरदेशमुखी, बेसिकली चौथ एंड सरदेशमुखी, ये दोनों मराठा टैक्स कलेक्शन के मेथड्स हुआ करते थे, ठीक है। एडिशनल 10% ऑफ टैक्स कलेक्टेड ओवर एंड अबाउट द चौथ इज ट्रिब्यूट टू द छत्रपति, ओके। Kamavisdar, an official responsible for revenue collection and local administration in a Pargana. Patil, village headman, okay. Chaugula, a deputy to the Patil, assisting in the law enforcement, dispute and रेजोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर, ओके। और यही हमें ऑप्शन में क्या पूछा था कि परगना लेवल के ऑफिसर थे, नहीं, परगना लेवल के ऑफिसर नहीं है, ये तो पाटिल के भी नीचे काम कर रहे हैं, ओके। देन कुलकर्णी, ओके, सो ये विलेज अकाउंटेंट हुआ करते थे जो टैक्स एंड वगैरह मेंटेन करेंगे, ओके। सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। इन इंस्टा हैंडल्स को फॉलो कर दीजिए, इंस्टेंट के इन हैंडल्स को आप फॉलो कर दीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स, ओके। और नेक्स्ट सीरीज में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 75, ओके। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।